अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है लीनियर इक्वेशंस एंड सेकंड पार्ट है इनइक्वालिटीज़ का। आज हम इसका लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हमें इक्वेशन को देखना है कि इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल, जिसमें क्या यूज होता है, इक्वल सिंबल यूज होता है किसके दरमियान में, बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट हैव सेम वैल्यू। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम पहले से जानते हैं कि एक्सप्रेशंस कहा जाता है जब हमारे पास टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएं प्लस माइनस साइन के साथ, तो वो एक्सप्रेशन बनाती हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएं और दरमियान में क्या साइन हो, इक्वल साइन हो, तो हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 2x + 3 = 7। 2x + 3 एक एक्सप्रेशन है और 7 एक एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। तो ये अब क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीनियर के नाम का मतलब है कि ये जो है बनाती है स्ट्रेट लाइन, बनाती है ग्राफ पर। लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन फॉर आर स्ट्रेट लाइन, यानी आप जब इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन की, यानी यहाँ पर ये जो इक्वेशन है अगर आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करें तो हमारे पास ग्राफ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये इक्वेशन है फॉर अ स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है इन वन अननोन वेरिएबल x। यहाँ पर जो हमने अननोन वेरिएबल, यहाँ पर वन वेरिएबल जो है वो यूज किया है वो x है, इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b। स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर जो 1 वेरिएबल है ये x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। आपकी बुक में x वेरिएबल को जो वो यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन अननोन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये है ax + b = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखूंगी जो कि हमारे पास 2 वेरिएबल में होगी, लेकिन वो लीनियर ही होगी, यानी कि ax + y = 0। अगर यहाँ पर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 1 और 2 वेरिएबल में है, x और y में है। लेकिन लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन हो उसकी हमेशा डिग्री क्या है, वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन को 1 डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। 1 डिग्री का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज 1 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 होती है उनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, और ये 2 वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन हम इस वक्त हमारे टॉपिक में सिर्फ 1 वेरिएबल और वो भी x यूज किया गया है, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। यानी ax + b = 0 की फॉर्म है हमारी लीनियर इक्वेशन की। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है a और b जो है बिलोंग्स टू r, यानी यहाँ पे जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट यूज होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो यहाँ पर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होगा उसे 0 नहीं होना है, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर हम x की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी, जो कि यानी कि x 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x 0 हो गया तो वो अनडिफाइन हो गया है, क्योंकि सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन को मतलब ये है कि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर अब मैं एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस की 1 वेरिएबल x में कौन कौन सी एग्जांपल्स किस तरह से हो सकती हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन है 2x + 1 = 3। यहाँ पर x वेरिएबल जो है ये हाईएस्ट पावर 1 के साथ है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में देखें तो 5x + 6 = 16। यहाँ पर भी x की वेरिएबल की पावर क्या है, 1, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। जो थर्ड इक्वेशन है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर भी x की जो पावर है वो क्या है, 1 है, और बोथ साइड्स पे आप देख रहे हैं x है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, 2x 1/2 + 3 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से 4x 3/2 + 3 = 0,
यहाँ पर भी देखें तो ये 3/2 आ गया, ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, या ये कह सकते हैं कि 7x² + 4 = 3। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ पर देखें इसकी पावर क्या है, x की 2 है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने याद रखना है कि लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जिनकी पावर जो है वो वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पर हम जो लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करें वो 1 वेरिएबल है, यानी कि सिर्फ x है या y है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारी जो बुक का टॉपिक है, इससे पहले हम लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिन टाइप की लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे उनमें रैशनल कोफिशिएंट्स होंगे। जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कौन से होंगे, रैशनल। रैशनल का मतलब है फ्रैक्शन कोफिशिएंट्स, यानी कि p/q की फॉर्म में कोफिशिएंट होंगे। अभी हमने जितनी भी लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किया, यहाँ पे कोफिशिएंट्स देखें 2, 5 और 7, ये रियल नंबर हैं और सिर्फ नंबर हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पे ये नंबर यूज हुए हैं, जबकि हमारे पास अब जो हम लीनियर इक्वेशंस को डील करेंगे अपने 7th यूनिट में वो कौन सी होंगी, उनके साथ रैशनल कोफिशिएंट्स होंगे। रैशनल मीन फ्रैक्शन कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 3/2x, तो ये 3/2 क्या है, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक रैशनल कोफिशिएंट है। इसी तरह से जो कांस्टेंट है वो भी यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, रैशनल है। अब हम इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, हमने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को इन 1 वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स, के सॉल्व करने का क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने को हम कहते हैं सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर अब प्रोसीजर है कुछ जिसके तहत हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से जब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे, यानी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, जब इक्वेशंस होती हैं उनमें अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हम उन्हें किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, हम उन फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करेंगे एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हुए बोथ साइड्स पर। दूसरे स्टेप में ये है कि अगर हमारे पास जो है वो ब्रैकेट्स आ जाती हैं, राउंड ब्रैकेट्स आ जाती हैं, तो उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसके मुताबिक a × b + c हो, यानी ये ब्रैकेट है बाहर और ये एक नंबर है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं उनको रिमूव करेंगे, ab + ac, यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव हो गई है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो है वो डिस्कस की हुई है। अगर हमारे पास जो है वो हमने वेरिएबल्स को एक साइड पे रखना हो और कांस्टेंट्स को दूसरी साइड पे रखना हो, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी को भी हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया है, जिसके मुताबिक अगर हमारे पास दो जो नंबर हैं वो इक्वल हों तो हम उसमें एक नंबर c दोनों साइड पर ऐड करेंगे। अगर हमने नंबर ऐड करना है तो हमें बोथ साइड पर नंबर ऐड करना होगा, जिसे हमने एडिशन प्रॉपर्टी कहा था। अगर हमने वेरिएबल को आइसोलेट करना है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ 7x = 1 लिखा हुआ है और x को हमने क्या करना है, आइसोलेट, तो हम किस तरह से आइसोलेट करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे, जिसके मुताबिक a = b हो, तो यहाँ पे हमें बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी नंबर को तो बोथ साइड्स पर करना होगा। यहाँ पर अब मैंने 7 को करना है, यहाँ से x को आइसोलेट, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे ले जाकर इसे डिवाइड करना है, तो क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे बोथ साइड्स पे इसे डिवाइड करना होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो अब यहाँ पर देखें तो x से कैंसिल आउट हो गया और x = 1/7 आ गया, x जो है वो आइसोलेट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है जिसमें हमने वेरीफाई करना है अपने आंसर को किस तरह से। जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको हम रिप्लेस करेंगे, वेरिएबल की जगह पर रखेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हमारे पास जो है वो अगर बोथ साइड्स पे इक्वेशन जो है वो इक्वल आ जाती है तो हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसको हम समझते हैं अपनी एग्जाम्पल से। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो स्टेप्स हैं इनको देखते हुए हम अपनी एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में हमारे पास है एक इक्वेशन 3x/2 - x - 2/3 = 25/6। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, वो रैशनल कोफिशिएंट्स हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये मैंने भी आपको स्टेप्स बताए हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखें तो अब हमने कहा था कि अगर हमारे पास रैशनल कोफिशिएंट आ जाए तो हम उनको रिमूव करते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या है, 3 to the 6। अगर यहाँ आप एलसीएम ले तो क्या आता है, 6। तो इसका मतलब है कि इस 6 एलसीएम को, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आया, इसे हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं 6 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करूंगी, 3 to the x - 2/3 = 25/6 मल्टीप्लाई बाय 6। ये मैंने इन दोनों का जो डिनोमिनेटर का एलसीएम था उसको यहाँ 6 और 6 बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमने
यहाँ पर प्रोसीजर में जो पढ़ा था, हमने कहा था कि हमने जब एलिमिनेट करना है फ्रैक्शंस को तो हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो हमने इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने फर्स्ट स्टेप को यहाँ पर किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है और इन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/2x फर्स्ट टर्म से, इसी तरह से 6 को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ 6 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बाकी बचता है 25। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 3 दा 6 और 3 3 दा 9x माइनस 3 2 दा 6 और 2 हमारे पास सब ब्रैकेट के साथ अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट स्टेप में हमने 9x फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और 2x माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास हमने कहा था कि हम कंबाइन करेंगे अलाइक टर्म्स को, तो हम यहाँ पर जो कंबाइन करेंगे ये हमारे पास x और x जो है वो सेम टर्म्स हैं, हमने इसे कंबाइन करना है। अब इसे सॉल्व करना है तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस किया तो 7x आता है प्लस 4 इज इक्वल टू 25। यहाँ पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं हमने उसे दूसरी साइड पे लेके जाना है, उन्हें शिफ्ट करना है, क्योंकि हमने x को आइसोलेट करना है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे 7x अभी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस 4 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। या आप यहाँ पर ये स्टेप भी कर सकते हैं कि 7x जो हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है उसके मुताबिक प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 4। यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने प्लस 4 को शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करते हुए मैंने दोनों साइड पे से माइनस 4 कर दिया, क्योंकि प्लस 4 ने दूसरी साइड पे जाकर माइनस होना है, तो अब इस तरह से माइनस 4 दोनों साइड पे ऐड हो गया। यहाँ पे देखें ये कैंसिल आउट हो गया तो 7x बच गया और 25 माइनस 4 इस तरह से आ गया। आप ये वाला स्टेप भी इसमें कर सकते हैं और या डायरेक्ट भी इस तरह से कह सकते हैं कि प्लस 4 का हम दूसरी साइड पे माइनस 4 हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 7x इज इक्वल टू 25 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 21। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आप देखें हमने x को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो x को आइसोलेट हम जब करते हैं तो उसके साथ जो नंबर होता है उसको हम रिमूव करते हैं। इस यहाँ पे 7x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किस तरह से यहाँ से रिमूव होगा, अगर हम इसका ऑपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करें यानी कि डिवाइड करें तो ये 7 यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर 7 को डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट मैंने मतलब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई था तो मैंने इसका ऑपोजिट ऑपरेशन जो परफॉर्म किया वो क्या है, डिवाइड है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी के मुताबिक हमें बोथ साइड्स पर डिवाइड करना होगा। तो जब मैंने बोथ साइड्स पे किया तो यहाँ से 7 जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया और x आइसोलेट हो गया, लेकिन यहाँ पर 7 आया है तो 21/7 जो है वो उसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आता है 3। x की वैल्यू क्या आ गई है, 3, यानी कि x की 3 वैल्यू के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या हमारा ये x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर x को रखेंगे 3, क्या ये बात ठीक है कि हमारे पास अगर x की वैल्यू 3 हो तो ये 25/6 आती है। तो इसको हम चेक करेंगे सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू को इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ चेक और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट या पुटिंग भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है, जो हमारे पास गिवन है। उस इक्वेशन में जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, पहले मैं इक्वेशन को राइट करूंगी। इक्वेशन है 3x/2 माइनस x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 25/6। यहाँ पर हमने x की प्लेस पे रखना है 3, तो यहाँ पर हम इसे ब्लू कलर से करते हैं। 3/2 x क्या है 3 माइनस x क्या है 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 25/6। तो यहाँ पे 3 3 9/2 हो गया, माइनस 3 माइनस 2 क्या है 1 1/3 इज इक्वल टू 25/6। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के मुताबिक 3 to the 6 होता है, 2 3 the 6 9 3 the 18। तो 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे तो 2 3 the 6 9 3 the 27 माइनस 3 2 the 6 2 1 the 2। तो हमारे पास अब आता है 25, यहाँ पर राइट साइड पे 25/6। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 27 में से 2 माइनस करें तो 25/6 इज इक्वल टू 25/6। यहाँ पे देखें तो ये बात क्या है, विच इज ट्रू। ये ट्रू है कि अगर x की वैल्यू 3 हो तो हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है, वो इक्वेट होती है, यानी कि इक्वल है 25/6 के। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारे पास हम कह सकते हैं सिंस
x is equal to 3 makes the original equation true, makes the original स्टेटमेंट जो है वो उसको ट्रू करता है ये। सो सोल्यूशन इज करेक्ट, सो सोल्यूशन इज करेक्ट। हमारा जो सोल्यूशन x इज इक्वल टू 3 है वो करेक्ट आया है। लेकिन स्टूडेंट्स समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो फ्रैक्शनल इक्वेशन है उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल इक्वेशंस हैं, समटाइम्स फ्रैक्शनल इक्वेशन किसे कहते हैं, जिनमें हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, उन्हें फ्रैक्शनल इक्वेशन कहते हैं। तो फ्रैक्शनल इक्वेशंस में हैव नो सोल्यूशन, में हैव नो सोल्यूशन। तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं एक एग्जांपल से, जिसमें हमने भी कहा है कि फ्रैक्शनल इक्वेशन में हैव नो सोल्यूशन। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो करके देखते हैं बुक एग्जांपल 2 से। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल 2 देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल इक्वेशन का जो है कोई सोल्यूशन नहीं है। इस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में वैल्यू है y की, उसे नॉट इक्वल टू 1 होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू अगर 1 आती है तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 3/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो सोल्यूशन करते हुए हम सबसे पहले मैं अगेन जो है यहाँ पर एक अपनी इक्वेशन को लिखूंगी, 3/y माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3y/y माइनस 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो प्रोसीजर पढ़ा था उसके मुताबिक यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शन है उनको रिमूव करना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है, इस साइड पे देखें तो y माइनस 1 है, इस y माइनस 1 को मुझे बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना है। 3/y माइनस 1 माइनस 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y/y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1। ये मेरा एलसीएम था y माइनस 1, जिसे मैंने बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई किया है। ये क्यों किया है, रिमूव करने के लिए, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फ्रैक्शन है उसको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसके मुताबिक हमें y माइनस 1 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3/y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये y माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3y बचता है। अब यहाँ पर देखें तो y माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y। अब हम क्या कर रहे हैं, हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर 3 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3y। अब हमने क्या करना है, कंबाइन करना है लाइक टर्म्स को, यानी कि ये y और y वाली टर्म्स जो हैं उनको हमने एक साइड पे करना है, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे करना है। तो यहाँ पे आप देखें 3 + 2 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 3y। 5 इज इक्वल टू, अब y और y वाली टर्म्स को मैं एक साइड पे कर लेती हूँ, तो प्लस 2y, यहाँ माइनस 2y है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस 2y हो गया। तो 5 इज इक्वल टू 3 + 2 कितना होता है 5y। 5y इज इक्वल टू 5, मैं इस तरह से लिखूंगी इसे, क्योंकि हमने अपने वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो y इज इक्वल टू 5/5, क्योंकि यहाँ पे 5 हमने अब y को आइसोलेट करना है, तो y के साथ जो वैल्यू है हमारे पास, जो कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम उसे क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑपोजिट ऑपरेशन है डिवीजन, तो जिससे ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा 5, तो 5 से कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। अब हमने चेक भी करना होता है कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू 1 है ये सोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि बहुत सी फ्रैक्शनल इक्वेशंस जो हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो हमें जब भी फ्रैक्शनल इक्वेशन आएंगी वहाँ पर हमने चेक करके अपने सोल्यूशन को चेक करना है कि क्या वो सोल्यूशन है इक्वेशन का या नहीं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 में यहाँ पे पुट करूंगी, तो यहाँ मैं लिखती हूँ चेक करने के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 1 को, y इज इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3/y माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3y/y माइनस 1। यहाँ पर y की प्लेस पर रखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1/1 माइनस 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया है, और यहाँ पर हमारा सोल्यूशन जो है वो अनडिफाइंड हो गया है, क्योंकि समथिंग ओवर जो इन 0 है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसी तरह से राइट साइड पे देखें तो ये भी हमारे पास 3/0 है, तो ये भी इन्फिनिटी है।
इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं है। यहीं पर हम अपने क्वेश्चन को रोकेंगे और ये इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे। ये मैंने आपको सब बताने के लिए कि ये अनडिफाइंड हो गया है। हम यहाँ लिखेंगे बट 3/0 इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो सो क्या है, y इज इक्वल टू 1 जो है कैन नॉट बी अ सोल्यूशन, कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। और यहाँ पर उसने हमें जब क्वेश्चन दिया था तो उसने हमें क्वेश्चन में भी कहा था कि y को क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में y इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जबकि हमारा सोल्यूशन y इज इक्वल टू 1 आ गया है। तो इट मीन्स कि हमारा जो फ्रैक्शनल इक्वेशन है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम ये कह सकते हैं दस फ्रैक्शनल इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, दस द गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ये हमारी एग्जाम्पल 2 जो हमने सॉल्व कर ली है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल 3 है जिसमें हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 अगर हम जब यहाँ पर पुट करेंगे x की प्लेस पे तो क्या आएगा 1 - 1 और वो होगा 0 और 2x/0 जो है वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। सॉल्व करते हुए हमने हमारे पास देखा कि हमारे पास फ्रैक्शनल में है ये, तो फ्रैक्शन को हम किस तरह से रिमूव करते हैं फ्रैक्शंस को, बाय टेकिंग। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन करते हुए हमने जो हमारे पास फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर है इसको हमने एलिमिनेट करना है। तो ये किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, हम एलसीएम से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम किसका होगा, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या आता है 3 × x - 1 आता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 × x - 1 है। इस एलसीएम को हमने क्या करना है, इस बोथ साइड्स पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में करती हूँ 3 × x - 1 × 3x - 1 over 3 minus 2x over x - 1 is equal to x multiplied by 3 × x - 1। हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पर हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 3 × x - 1 into 3x - 1 over 3 minus 2x over x - 1। यहाँ पर अब ये 3 × x - 1 इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ पर बाहर करके लिखते हैं 3 × x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो ये x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ 3x × x - 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ऊपर टर्म्स हैं 3x - 1 into x - 1 माइनस x - 1 x - 1 से कैंसिल आउट हो गया। तो 3 × 6 हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेंटर में है मल्टीप्लाई का निशान। तो 3 × 6x इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारे पास है 3x × x - 1। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर 3x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से, इसी तरह 1 को x से और फिर 1 से। तो 3x को जब हम फर्स्ट टर्म से करें तो आता है 3x², 3x को -1 से करें तो आता है -3x, -1 को x से करें तो -x, -1 को -1 से करें तो माइनस प्लस और 1 1 दा 1 हो गया। बाहर है -6x इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक 3x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - 3x। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने कंबाइन करना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें 3x² के साथ और इस साइड पर कोई इक्वेशन नहीं है, तो x वालों को हम वो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस कितना हो गया -4x और ये क्या है -6x, तो कितना हो गया माइनस प्लस 6 + 4 10x और साथ में माइनस का आएगा +1 और यहाँ पर हमारे पास 3x² को हम एज इट इज लिख लेते हैं इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें तो हमारे पास x² और x टर्म्स हैं, इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक नहीं है। तो 3x² - 3x को एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे 3x² है और राइट हैंड साइड पे भी 3x² है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी हमारे पास है -10x + 1 इज इक्वल टू -3x। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स को जो सेम है उनको कंबाइन करना है। तो -10x, यहाँ पे -3x है, दूसरी साइड पे आकर +3x हो गया इज इक्वल टू, ये +1 है तो दूसरी साइड पे ले जाकर -1 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर है प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 को माइनस किया तो 7x, माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाया है -1, x इज इक्वल टू, हमने x को फाइंड आउट करना है, ये अननोन है। तो
तो x को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास जो साथ में -7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें इसे डिवाइड करना होगा बोथ साइड्स पर। तो यहाँ पर अगर आप इसे ना भी शो करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर -7 को बोथ साइड्स पे शो किया है कि हम इसका ऑपोजिट ऑपरेशन जो है वो डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए -7 से कैंसिल आउट हो गया और x जो है वो आइसोलेट हो गया, इस साइड पर आ गया -1 और -7, यानी कि माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/7 हमारे पास आंसर क्या आ गया, x = 1/7 आ गया। अब स्टूडेंट्स अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास x = 1/7 सोल्यूशन है या नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, चेक करने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x = 1/7 को इन ओरिजिनल इक्वेशन। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें यहाँ पर डायरेक्ट करने लगी हूँ सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 × 1/7 -1/3 -2x था, तो x की प्लेस पे आ गया 1/7। डिवीजन में हमारे पास है x -1, तो मैं लिखूंगी 1/7 -1 = इस साइड पे भी हमारे पास x है तो 1/7, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1/7 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम के मुताबिक मैं यहाँ लिखूंगी 7 एलसीएम आ गया है 3 - 7 और नीचे क्या है 3, फिर यहाँ पर सेंटर में है माइनस, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया। अब ये क्या है 2/7 और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, एलसीएम है 7, 1 - 7 = 1/7। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर को। तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस किया -4/7 और डिवीजन में नीचे है 3 माइनस, यहाँ पर हमारे पास है 2/7 और यहाँ पर डिवीजन में हमारे पास है प्लस माइनस माइनस -6/7 = 1/7। यहाँ पे से स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, तो हम क्या करते हैं इस 7 को नीचे ले आएंगे, तो -4/7 × 3 माइनस, इसी तरह से हमारे पास 2/7 जो है ये दोनों 7 से कैंसिल आउट हो गए, तो -2/-6 आ गया = 1/7। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -4/21, 7 से 21 माइनस माइनस प्लस 2/6 = 1/7। यहाँ पर हमने अगेन जो है यहाँ पर देखें तो 2 1 2 2 3 6 हो गया, -4/21 प्लस 1/3 = 1/7। और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आता है 21 -4 + 3 7 × 21 7 × 7 = 1/7 प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 3/21 = 1/7। 3 1 3 3 7 21। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो x है = 1/7 वो सोल्यूशन करेक्ट है। Hence, solution x = 1/7 is correct। तो हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस को विद वन वेरिएबल और विद रैशनल कोफिशिएंट्स जो वो डिस्कस किया है और हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।